नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है झूठी सान। सुबह 12 बजे के लगभग आरती कॉलेज से घर लौट कर आती है। आज आने में देर क्यों हुई? साधना जी ने आरती से पूछा। वो हमारी सहेली है ना रिया, उसके घर गए थे इसलिए देर हो गई, आरती ने जवाब दिया। बेवजह घूमना बंद कर दो आरती, अच्छी बात नहीं है, साधना जी ने आरती से कहा। बेवजह नहीं गए थे, आरती ने जवाब दिया। तब क्यों गई थी तुम वहाँ क्या वजह थी? साधना जी ने आरती से पूछा। वो कितने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। आज ही उसके छोटे भाई ने बताया कि उसे मलेरिया हुआ है, तो बस उसे देखने चले गए थे, आरती ने कहा। तो तुम्हारे वहाँ जाने से क्या वो ठीक हो गई? साधना जी ने पूछा। ये कैसी बातें करती हैं आप? हम डॉक्टर थोड़ी ही हैं जो हमारे जाने से वो ठीक हो जाएगी, आरती बोली। तब क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा वहाँ जाकर? साधना जी ने कहा। हर जगह फ़ायदा नहीं देखा जाता माँ, इंसानियत भी देखी जाती है। हमें देख वो खुश हुई, उसे अच्छा लगा। और तो और उसके कितने दिनों की पढ़ाई छूट गई थी, तो हम उसे अपने नोट्स दे आए थे। क्योंकि वो पहले से बेहतर है तो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी, आरती बोली। तो मतलब समाज सेवा करने लग गई थी तुम वहाँ? साधना जी ने कुटिल लहजे में कहा। आपसे बोलना ही बेकार है, आरती चिढ़ते हुए कहे अपने कमरे में चली गई। और जब तैयार हो अपना बैग लिए बाहर आई, तब आरती ने पूछा, अब कहाँ जा रही हैं? जहाँ रोज जाते हैं, ट्यूशन क्लास। और कहाँ जाएंगे? आरती ने शांत स्वर में कहा। तब तक कैलाश जी आ जाते हैं और सोफे पर बैठ मोजे निकालते हुए आरती से पूछते हैं, अपना बैग भी साथ ले चलोगी? कहाँ चलना है पापा? आरती ने पूछा। कहाँ मतलब? आपको नहीं पता? मम्मी ने बताया नहीं कि आज आकाश भैया के घर जाना है? कैलाश जी ने आरती को बताया। बड़े पापा के घर? लेकिन क्यों, आज कुछ है क्या? आरती ने पूछा। आज अवनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कैलाश जी ने आरती को बताया। आरती ने चौंकते हुए कहा, पर वो तो अभी नाबालिग है ना पापा? तो क्या हुआ? साधना जी ने बीच में कूदते हुए बोली। तो ये कानून अपराध है मम्मी, जब तक वो बालिग नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं कर सकते, ये गलत है। आरती ने अपनी बात पूरी की। इसमें कुछ गलत नहीं है, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तुम बस शुक्र करो जो अब तक पढ़ रही हो। सब अपने पापा की वजह से बनने आज एक अच्छे घर की गृहिणी होती, पर अब और ज़्यादा दिन नहीं, बस तुम्हारा ये एक साल ख़त्म हो जाए, अगले साल तक हम भी तुम्हारा कन्यादान कर मुक्त हो जाएंगे। साधना जी ने मन की भड़ास पूरी की। हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, आरती बोली। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, यहाँ किसी ने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, साधना जी ने आरती से कहा। हो गया आप दोनों का, जब देखो तब लड़ना शुरू कर देती हैं, कैलाश जी ने चिढ़ते हुए कहा। पर पापा, आरती ने कुछ कहना चाहा। जाकर तैयार हो जाइए आप दोनों, हम भी जा रहे हैं, देर हो रही है, कैलाश जी कहते अपने कमरे में चले गए। इतनी बातें सुनने के बाद आरती का मुंह उतर गया। तैयार होते हुए आरती बस अवनी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसकी उम्र ही कितनी है, क्यों ये लोग उसकी शादी इतनी जल्दी कराना चाहते हैं, आखिर क्यों सब पढ़ाई और पढ़कर सवरे भविष्य को महत्व नहीं देते। क्या अवनी ने इसका विरोध नहीं किया होगा? अभी आरती ये सब सोच ही रही थी कि तब तक बाहर से आवाज आती है। और कितनी देर लगेगी महारानी जी को? साधना जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। कमरे से बाहर आ, आरती ने कहा। हम तैयार हैं, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? साधना जी ने आरती से पूछा। इस पर दुपट्टा नहीं होता, आरती ने उत्तर दिया। नहीं होता तो ले लो, मेहमान आने वाले हैं, ऐसे जाओगे तो क्या सोचेंगे? साधना जी बोली। क्या सोचेंगे, पूरा बदन तो ढका है हमारा, बस एक दुपट्टे से क्या फर्क पड़ता है? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, आजकल दुपट्टे ले लोगी तो डिग्रियां कम ना हो जाएंगी तुम्हारी, समझी? साधना जी ने आरती से कहा। आरती चुपचाप अपने कमरे में जा एक दुपट्टा ले आती है। तीनों टैक्सी में बैठ निकल जाते हैं। सुबह आरती को उठने को कह पिता कैलाश जी टहलने निकल जाते हैं। पिता के कहने पर भी जब आरती नहीं उठती, तब साधना जी आरती को झकझोर कर तानों के साथ आरती की सुबह को खूबसूरत बना किचन में चली जाती हैं। आरती मुंह बनाए उठती है और फ्रेश होने बाथरूम चली जाती है। यहाँ किचन में नाश्ता तैयार करते करते अपना राग आलाप रही थी। पता ना ससुराल जाकर क्या गुल खिलाएगी, इतनी बड़ी हो गई, सुबह समय पर उठा तक नहीं जाता महारानी। ये नहीं कि समय पर उठ जाऊं, माँ का हाथ बटाऊं, पापा की सेवा करूं, बस किताबें दे दो मैडम को, सारा ध्यान लगाकर उसी में गुम हो जाती है। सुबह सुबह अपनी इतनी तारीफ सुनकर आरती खींच जाती है और अपनी किताबों को अपने बैग में रखते हुए कहती है, पढ़ना गलत बात नहीं है, देख लेना एक दिन आप गर्व करेंगी मुझ पर। अपनी बात कहते हुए आरती कॉलेज निकल जाती है।
आरती के निकलते ही कैलाश जी घर आ जाते हैं और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगते हैं। इतने में साधना जी चाय ले आती हैं और चाय रखते हुए अपनी दुख भरी आरती की हरकतों से परेशान वाली राम कहानी शुरू कर देती हैं। कैसे आरती देर से उठती है, बिना किसी काम में हाथ बटाए कॉलेज चली जाती है, घर के किसी भी काम में रुचि न दिखाकर किताबों को दिल से लगाए रहती है। इतना सब सुन कैलाश जी कहते हैं, हो गई सुबह आपकी, जब देखो तब उसके पीछे पड़ी रहती हैं। अरे बिटिया है, पराया धन है, कुछ सालों बाद ससुराल चली जाएगी, फिर तो सारा जीवन ही व्यस्त रहना है अपनी जिम्मेदारियों में। तो जब तक यहाँ है उसे चैन से रहने दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उसकी सांस रोके रहती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो घर के कुछ काम सीख ले, ससुराल में यही सब तो काम आएगा। अब आप ही सोचिए, आपकी लाडली को मैगी के अलावा कुछ नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहती है। किताबों से जीवन नहीं कटता, आप समझिए। इतना सब सुन कैलाश जी ने कहा, जब ससुराल जाएगी तब सीख जाएगी। ऐसा बोल वो नहाने चले जाते हैं। जब तक वो नहा धोकर तैयार होकर आते हैं तब तक साधना जी उनका टिफ़िन बना लाती हैं। जूते मोजे पहनते वक्त कैलाश जी कहते हैं, आज टिफ़िन मत दीजिए, आज हम लंच में ही घर आ जाएंगे, आप दोनों तैयार रहना, आज आकाश भैया के घर चलना है। पर क्यों, साधना जी ने पूछा। आज अवनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कैलाश जी ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है जी। कहा, इसमें अच्छा क्या है, अवनी अभी आरती से छोटी है और अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और चले भैया शादी करने। कैलाश जी ने कहा, तो इसमें गलत क्या है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गई खानदान की इज्जत पानी में। साधना जी ने कहा, अवनी अभी 17 की भी नहीं हुई है, ये कानून और हमारी दोनों की ही नज़रों में गलत है। कैलाश जी ने कहा। तो साधना जी ने लापरवाही से पूछा। तो कुछ नहीं, कैलाश जी ने अपनी आंखें बड़ी कर एक नज़र साधना जी को देखते हुए निकल जाते हैं। टैक्सी आगे चल एक सिग्नल पर रुकती है। टैक्सी के बाएं ओर बैठी आरती को रोड के उस पार काफ़ी लोगों की भीड़ दिखी। आरती को भीड़ की वजह से जानने की इच्छा जागी, वो उस पार जाना चाहती थी। वो जैसे ही टैक्सी से उतरने को हुई, साधना जी ने उसे रोकते हुए कहा, क्यों वहाँ जाकर वक्त बर्बाद करना, बैठो चुप रहो। पर आरती का मन नहीं मान रहा था। उसके मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर क्या हुआ होगा, सब ठीक तो होगा। इसी बेचैनी में आरती खिड़की के बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नज़र भीड़ से निकली एक आती एक महिला पर पड़ी, तो इसी तरह आ रही थी। उसके पास आते ही आरती ने उसे आवाज़ दे उसमें भीड़ की वजह पूछ ली। महिला ने जो बताया वो काफ़ी दुखद था। आरती वजह जानकर डर गई थी। उस महिला के कहे मुताबिक भीड़ की वजह एक नवविवाहिता थी जो दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। उस महिला का कहना था कि वो जलती हुई भागकर रोड पर आ गई थी। उसने उस भीड़ के सामने ही अपना दम तोड़ दिया था। लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की उसे बचाने की, पर उस आग के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। महिला की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी तब तक सिग्नल हट जाता है और गाड़ी एक फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इसी बात में डूबी आरती अपने पापा से पूछती है, आखिर क्यों लोग दहेज देते हैं? क्या वो अपने में इतने कामयाब नहीं होते हैं कि तुच्छ से दहेज के लिए अपने सम्मान के स्तर को गिरने से बचा सकें, अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा रख सके? ये दहेज प्रथा हमारे पुरखों की बनाई परंपरा है बेटा, जिसे आज के लोगों ने कुप्रथा बना दिया है। इस प्रथा के शुरुआत में लड़की के घर वाले उसे अपनी राजी खुशी से कुछ ज़रूरी सामान, कुछ उपहार दिया करते थे, जिससे उसे ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। पर आजकल तो लोगों ने इसे धंधा बना रखा है। कैलाश जी ने आरती से कहा, हम कभी दहेज मांगने वाले लड़के से शादी नहीं करेंगे। आरती ने कैलाश जी से कहा, क्यों? दहेज की भरपाई तुम्हें करनी है क्या? साधना जी ने आरती से पूछा। ये क्या बात हुई भला माँ, भरपाई कोई भी करे, करनी तो पड़ती है ना, तो क्यों दें? दहेज लेने वाले कायर होते हैं और हम किसी कायर से शादी नहीं करेंगे। आरती ने साधना से कहा, इसमें कायर वाली क्या बात है भला? आखिर जीवन बिताएगा वो तुम्हारे साथ अपना, तुम्हारे सारी जिम्मेदारियां उसकी होंगी, उसकी कमाई पर जियोगी, उसकी ही कमाई खाओगी, उसका ही कमाया उड़ाओगी, तो थोड़े से दहेज से क्या हो जाएगा? इसमें कायरता वाली क्या बात है? साधना जी ने हमेशा की तरह आरती के खिलाफ अपनी बात कही। वो हमें खिलाएगा, हम उसकी कमाई पर जिएंगे, क्यों वो हमारी जिम्मेदारियां उठाएगा? क्यों हम फिर से एक बोझ बनकर रह जाएंगे? क्यों हमें ही अपना घर छोड़ना पड़ता है? आखिर क्यों हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हम एक बोझ हैं? शादी से पहले माँ बाप पर, शादी के बाद पति पर।
इसी सोच में डूबी आरती गुम हो गई थी। तभी एक आवाज़ आती है और आरती हकीकत में लौट आती है। साधना जी उसे टैक्सी से उतरने को कह रही थी। आरती हकीकत में लौट टैक्सी से उतरती है। चूंकि गाड़ी आकाश जी के घर के ठीक सामने रुकी, गाड़ी की आवाज़ सुन अवनी की मम्मी सरिता बाहर आ जाते हैं। अवनी आते ही आरती के गले लग जाती है। उम्र के कुछ साल के बावजूद आरती और अवनी बहनें कम, सहेलियां ज़्यादा थीं। वैसे तो वो दोनों जल्दी मिल नहीं पाती थी, पर जब भी मिलती सारा समय साथ ही होती। आरती अवनी से उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसकी फिक्र भी तो ज़्यादा करती। बड़ी बहन का फर्ज निभाने से आरती कभी पीछे नहीं हटती। कैसी हो? आरती ने अवनी से पूछा। अच्छी हूँ, अवनी ने आरती से अलग होते हुए कहा। अवनी अलग हो, आरती सरिता जी के पैर छूती है। हमेशा खुश रहो, खूब अच्छा बर मिले, सरिता जी ने आरती को आशीर्वाद देते हुए कहा। आरती आज सुबह से वही सब सुन रही थी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। मेल मिलाप करने के बाद सारे घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही आरती अवनी को अपने कमरे में ले जाती है। सब क्या है अवनी? आरती ने अवनी से पूछा। क्या सब? अवनी ने आरती से पूछा। तुम शादी के लिए तैयार हो? आरती बोली। और क्या करूं? अवनी ने जमीन की तरफ देखते हुए पूछा। क्या करूं? मतलब मना करो और क्या करोगी? अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तुम्हारा वकील बनने का सपना पूरा नहीं हुआ है, और सबसे अहम बात, तुम अभी नाबालिग हो। इतने कारण है तुम्हारे पास मना करने के, और तुम पूछ रही हो क्या करूं? आरती बोली। मैं कुछ नहीं कर सकती, मम्मी पापा दोनों ही नहीं मान रहे, और उन्हें तो बस कैसे भी शादी करके मुझे विदा करना है। अवनी ने बताया। कहाँ था पैसे की कोशिश, पर पापा ने सीधे मना कर दिया। कहते हैं यही सही उम्र है शादी की, ज़्यादा पढ़ने लिखने से लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। और तो और पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले की एक लड़की अपने प्रेमी संग भाग गई, इस वजह से और भी जल्दी कर रहे हैं। मेरे मना करने पर वह मुझसे कहते हैं कि बस और खर्चे नहीं उठा सकते मेरा। कहते कहते अवनी की आंख भर आई और अंत में बस इतना कहा, अब और इसका बोझ नहीं बनना। अवनी ने आंखों के कोर पोंछते हुए कहा। इतना सब सुन आरती अवनी को देखते रह गई। आरती अवनी का सर सहला रही थी। तब तक अवनी की मम्मी सरिता जी ने आवाज़ दी। दोनों को नाश्ता करने बुला लिया। मम्मी की आवाज़ सुनते ही अवनी चली गई और आरती भी थोड़ी गुम सी बाहर निकल गई। अभी सब नाश्ता ही कर रहे थे, तब तक सरिता का फ़ोन बजता है। फ़ोन रखते ही सरिता जी कहती हैं, आरती अवनी को ले जाकर तैयार करो, लड़के वाले स्टेशन पहुंच गए हैं, तुम्हारे बड़े पापा उन्हें लेकर आ रहे हैं, तुम अवनी को तैयार करो, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। आरती अवनी को बेमन कमरे में ले जाती है और तैयार करती है। दोनों के बीच गहरी खामोशी है। ना अवनी कुछ कह रही है, ना आरती से कुछ कहा जा रहा। आरती अवनी के चेहरे में गुमसी उसकी फिक्र में डूबी थी, और अवनी आंखों में थोड़ी आशा ले कभी आरती को, कभी पंखे को और देख के दरवाजे की, कभी दाहिनी ओर रखी अलमारी को, कभी मजबूरियों की बेड़ियों में बंधे अपने पैरों को बेचैनी से देख रही थी। तभी सरिता जी कमरे में आती हैं और अवनी की बलाएं ले जाने लगती हैं। तब आरती उन्हें बड़ी माँ कह रोकती है। बड़ी माँ, हम आपका और बड़े पापा का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचती हूँ। आरती ने सरिता जी से कहा। कहो आरती, क्या बात है, इतनी गंभीर क्यों हो? सरिता जी ने आरती से पूछा। बड़ी माँ, देखिए हमारी बातों का बुरा न मानिएगा, वो हम कह रहे थे कि आरती की बात अभी शुरू भी नहीं होती, तब तक बाहर से गाड़ियों और लोगों का शोर होने लगता है, शायद लड़के वाले आ गए। सरिता जी ऐसा कह कमरे से बाहर निकल जाती हैं। सरिता जी के बाहर जाते ही अवनी आरती से कहती है, रहने दो, जो तुम करने चाह रही थी मत कहो, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी, आखिर यूं गलत होते नहीं देख सकती मैं। आरती ने अवनी से कहा। शादी करना गलत तो नहीं होता, अवनी ने आरती से कहा। बिल्कुल, मैंने कब कहा शादी करना गलत है? मैं तो बस इतना कह रही थी कि शादी का भी अपना सही समय होता है, और अभी ये समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम अभी नाबालिग हो, और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, और तुम्हारे सपनों का क्या सही समय क्या होता है? मम्मी कहती हैं कि हमारी उम्र में उनके बच्चे हो गए थे, और पापा के हिसाब से मैंने बहुत पढ़ लिया है, और पढ़कर करूँगी भी क्या? शादी के बाद घर ही तो संभालना है, और रही बात सपनों की, तो जब अपने ही साथ न देंगे तो सपनों का पूरा करके क्या करूँगी मैं? अवनी ने भारी मन और भीगी आंखों से आरती से कहा। शादी तुम्हारी है अवनी, बड़े मम्मी पापा की नहीं। उनके और हमारे ज़माने में फ़र्क है। ज़माने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है, अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ता है।
मैं ये नहीं कहती कि तुम उनके खिलाफ जाओ, बस इतना कह रही हूँ कि जो गलत है उसका सामना करो। आरती बोली, उनकी नज़रों में ये गलत नहीं है, इसलिए मेरा उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। अवनी कहती है, जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक हल कैसे निकलेगा। आरती बोली, बड़े पापा से बात करो, उन्हें समझाओ। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ तुमने कि मैंने कोशिश करी थी, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और यहाँ तक कि कह दिया कि मैं उन पर बोझ हूँ, इसलिए जो हो रहा है होने दो। जिसमें मम्मी पापा खुश हों उसमें मैं भी खुश। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक, तुम रहने दो, जब तुम हार ही चुकी हो तो तुमसे और क्या कहना। अब मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी, आरती बोली। क्या करोगी तुम, अवनी ने पूछा। वो तुम्हें पता चल जाएगा, आरती कहते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर हॉल के में लड़के वाले बैठे होते हैं। लड़के को देख आरती और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। लड़का करीब 27-28 साल का था और अभी वो अवनी 17 साल की नहीं हुई थी। दोनों में लगभग 9-10 साल का फासला था। आरती लड़के वालों के पास जाती है और सबके पैर छूती है और लड़के की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय, माई सेल्फ अवनी, आकाश मेहरा। आरती की इस हरकत पर सब हैरान रह जाते हैं। साधना जी आरती को कुछ कहने के लिए आगे आती हैं, तब कैलाश जी उन्हें इशारा कर रोक लेते हैं। चूंकि सब लड़के वालों के साथ थे, इसलिए आकाश और सरिता जी कुछ न कर पाए। मेरा नाम राहुल है, लड़के ने जवाब दिया। अवनी, जो आरती थी, हाथ में लाते हुए बैठती है। नाइस नेम, आरती ने कहा। थैंक्स, लड़के ने कहा। हमारे समाज में अच्छी लड़कियों की व्याख्या उनके शर्मीले और शांत स्वभाव से होती है और दिखाई में तो ये स्वभाव अनिवार्य है। लोगों के मुताबिक अगर लड़की शांत, शर्मीली, नजर झुकाकर रखने वाली हो तो क्या अच्छी होती है, भले उनके मन में शैतान ही बास क्यों न हो। मुंह की तेज लड़कियां हमारे समाज की नज़रों में असभ्य होती हैं। उनकी कैंची सी चलती जुबान सब उनके चरित्र के स्तर को गिराता है। उनके समाज के खिलाफ उठाए आवाज उन्हें संस्कारहीन बनाता है। शायद इसलिए आरती के तेजी पे सबकी नजरें उसे अचंभित होकर देख रही थीं। आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अवनी ने पूछा। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। जी, आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अवनी ने कहा। लड़के की माँ ने सवाल करना शुरू किया। कद कितना है तुम्हारा, उन्होंने अवनी से पूछा। 5 फुट 1 इंच, अवनी ने जवाब दिया। पढ़ाई कहाँ तक की है, जी 12वीं की परीक्षा दिए हैं, परिणाम का इंतजार है, अवनी ने उनसे कहा। खाना बनाना आता है, लड़के की माँ ने पूछा। जी नहीं, अवनी ने जवाब दिया। नहीं, खाना बनाना नहीं आता, लड़के की माँ ने आश्चर्य से पूछा। जी नहीं, पर आप इतना चौंक क्यों रही हैं, अवनी बोली। कुछ तो आता होगा, अवनी बोली। जी, मैगी आती है, बस मैगी। मैगी से कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा मतलब, अवनी उनसे पूछा। हाँ, हमें जीवन भर मैगी खाना पड़ेगी, उन्होंने अवनी से कहा। जी नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप, हम सीख लेंगे ना आपसे, आप हमें सिखा देना, हम क्यों सिखाएं, ये सब लड़की अपनी माँ से सीख के आती है। शादी से पहले तक अपनी माँ से सीख लेना, उन्होंने अवनी से कहा। शादी के बाद आप भी तो मेरी माँ ही होंगी ना, अवनी ने उनसे पूछा। और क्या क्या आता है, उन्होंने बात बदलते हुए पूछा। क्या क्या मतलब, जैसे घर के बाकी काम, सिलाई, बुनाई, गीत, भजन, उन्होंने अवनी से पूछा। जी, ये तो सब कुछ मुझसे कोसों दूर है, मैंने कभी नहीं सीखा, मन ही नहीं लगता इन सब में, और तो और आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अवनी बोली। तब क्या आता है तुम्हें? जी, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, चेस की चैंपियन हूँ और नृत्य मेरे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है, अवनी ने हंसी हंसी में जवाब दिया। मतलब तुम्हें घर का कोई काम नहीं आता, उन्होंने पूछा। जी, आज तक मम्मी ने कुछ करने ही नहीं दिया, अवनी ने उनसे कहा। यूं तो नहीं चलेगा, काम तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, वरना गृहस्थी कैसे चलेगी, उन्होंने कहा। जी ठीक, आप सिखा देना, मैं सब सीख जाऊंगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियों को ये अब अपने घर से ही सीख कर आना होता है, उन्होंने अवनी से कहा। वो भी तो मेरा घर ही होगा ना, अवनी ने उनसे पूछा। बड़ी बातें करती हो तुम, जीवन बातों से ही काटोगी क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने, अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, लड़के की माँ ने पूछा। जी वो क्या है ना, बचपन से ही मेरा वकील बनने का सपना है और इस पेशे में बातें ही बनानी पड़ती हैं। परीक्षा के परिणाम आते ही लॉ कॉलेज में दाखिला कराएंगे और अपना, अवनी ने कहा उनसे। तुम वकालत करोगी, मतलब नौकरी? जी, मेरे बचपन का सपना है वकालत करने का, तभी तो मैं अपना घर बना पाऊंगी। अपना घर, उन्होंने आश्चर्य से पूछा। जी अपना घर, मेरा अपना घर, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर शादी के बाद पति का घर ही अपना होता है, पर आपने तो अभी कहा कि लड़कियों को सब अपने ही घर से सीख कर आना पड़ता है,
तो वो मेरा घर कैसे हुआ? अवनी ने उनसे पूछा। अपने घर में मेरा मतलब था अपने मायके से, उन्होंने कहा। पर वो तो मेरे घर नहीं है, वो तो पापा का घर है ना। मुझे तो बचपन से ही कहा गया था कि मैं पराया धन हूँ, मेरा ससुराल ही मेरा घर होगा। पर आप तो कह रही हैं कि मेरा मायका मेरा घर है, मतलब ना ससुराल मेरा घर है ना ही मायका। तो मुझे अपना घर तो बनाना ही पड़ेगा ना। हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती, उन्होंने अवनी से कहा। मैं भी जब तक अपना घर नहीं बना लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। और तो और वकालत तो मेरे बचपन का सपना है, उसे तो पूरा करके ही रहूंगी। अवनी ने लड़के की माँ से कहा। मतलब तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने अवनी से पूछा। जी, ये आपसे किसने कहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे अपना घर बनाना है, इसमें गलत ही क्या है? आखिर आपका अपना घर है, आपके बेटे का अपना घर है, तो मेरा क्यों ना हो? मेरा घर तो मेरे पति से मिला है, तुम्हारा घर तुम्हारे पति से मिलेगा, उन्होंने अवनी से कहा। मेरा घर मेरा अपना बनाया होगा, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कल ना जाने क्या हो, आप जब चाहे मुझसे अपना घर छीन सकते हैं, आप घर से निकाल सकते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ते नहीं टिक सकते। लड़के की माँ ने गुस्से में उठते हुए कहा। अगर ऐसी ही बात है तो बहू बेटियों को नौकरी क्यों नहीं करने दिया जाता? आपके यहाँ भरोसा क्या सिर्फ हमें ही करना पड़ेगा? रिश्ते क्या सिर्फ एक तरफा निभाने पड़ते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप चाहती हैं कि हम आप पर भरोसा कर रिश्ता जोड़ें तो आप भी मुझ पर भरोसा करिए और मुझे आगे बढ़ के नौकरी कर अपना घर बनाने की इजाज़त दीजिए। अवनी ने उनसे कहा। तुम जैसे मुंहफट लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। जी ठीक है, कोई बात नहीं, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़के वाले गुस्से से वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही साधना जी आरती को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज़ सुन अवनी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? सरिता जी ने आरती को झकझोरते हुए पूछा। अवनी आरती के पास जा उसे गले लगा लेती है। कैलाश जी आरती के पास आकर उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं। शाबाश बेटा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी हिम्मत पर आज मुझे तुम पर गर्व है। आरती उनके गले लग जाती है, उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे डांटने की जगह आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, साधना ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, आरती ने साधना से कहा। गलत नहीं किया तो क्या है ये? क्यों किया आरती ऐसा तुमने? साधना जी ने आरती से पूछा। लगता है आप सब सुहानी दीदी को भूल गए हैं, आरती ने भरी आंखों से कहा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। लगता है आप सब भूल गए हैं उन्हें, पर मैं नहीं भूली। उनके साथ क्या सब नहीं हुआ, उन्होंने क्या सब नहीं सहा। किसी ने अगर उस समय उनका साथ दिया होता तो आज वो हमारे साथ होती, पर नहीं। आप सबको तो अपनी झूठी शान प्यारी होती है। जो आपकी बेटी, आपकी लाडली की जान उसके आत्मसम्मान से ज्यादा प्यारी होती है। जान चली जाए पर उसकी झूठी शान पर आंच ना आए। याद है आप सबको जब दीदी आधी रात को डरते भागते अपने ससुराल से निकल जाने के बाद यहाँ आई थी। उनके चेहरे पर उनके शरीर के घाव से ज्यादा उनके आत्मसम्मान पर लगे घाव के दर्द साफ साफ दिख रहे थे। अगर आप लोगों ने उन्हें समझाने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश की होती तो आज वो जिंदा होती। कितनी उम्मीद, कितनी आशाओं के साथ आपके घर को अपना घर समझ के वो यहाँ आई थी, और आप लोगों ने क्या किया? सुबह होते ही उन्हें ससुराल को अपना घर समझ वापस जाने को कह दिया। आप लोगों के अलावा और सहारा ही किसका था उनके पास? कहाँ जाती वो? किसके सहारे जीती? कब तक अपने शरीर और अपने आत्मसम्मान पर लगे घाव को बर्दाश्त करती? अगर उन्हें भी आप लोगों ने काबिल बनने दिया होता, उनके सपने पूरे करने दिए होते, तो शायद ससुराल से निकाले जाने के बाद वो अपने आप को बेसहारा न होने होती और ना ही आत्महत्या जैसा कदम उठाती। आरती के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, सारे एकदम सन्न हो गए थे। पूरा घर में बस आरती की सिसकियां गूंज रही थीं। रोते हुए आरती कह रही थी कि बस मैं इसलिए नहीं चाहती कि जैसा सुहानी दीदी के साथ हुआ है, कुछ उन्होंने सहा है, अबनी ना सहे। आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, अबनी को उसके सपने पूरे करने दीजिए, उसे भी अपना घर बनाने दीजिए। अबनी आरती को गले लगा लेती है, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती रोते हुए अंत में बस इतना ही कहती है, काश सुहानी दीदी का भी अपना घर होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।